हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। खैर मकदम, मैं आपकी खिदमत में एक बार फिर एडवोकेट मोहम्मद वकीम। दोस्तों, मैं 50 क्वेश्चन का जो एमसीक्यू चला रहा हूँ सीआरपीसी का, ये डेली चला रहा हूँ दोस्तों। जब तक सीआरपीसी कंप्लीट नहीं हो, जब तक अन्यथा किसी एड पर मैं कार्य नहीं करूँगा। दोस्तों, मेरे चैनल पर यानी ऑनलाइन क्लासेस पर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मैं शुरुआत करता हूं कि ये 53 सवाल है। निम्नलिखित में से क्या मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज कराई गई संस्कृति के संबंध में सही है? अब संस्कृति की बात की गई है तो संस्कृति से पहले हम कुछ बातें समझ लें। संस्कृति कहाँ की जाती है? संस्कृति जो है एक रिकॉर्ड होता है, जो है कन्फेशन में जो रिकॉर्ड किया जाता है वो सेक्शन 164 में की जाती है। किनके समझ की जाती है तो ये भी देख लीजिए कहाँ कहाँ रिकॉर्ड की जाती है। तो पहला है महानगर मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट। कब रिकॉर्ड की जाती है? जो है अन्वेषण के दौरान, जो डोरिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन में की जाती है। जांच विचार के प्रारंभ होने के पूर्व, यानी जो है जांच विचार के प्रारंभ होने के पूर्व ही की जाती है। संस्कृति अभिलिखित करने की जो प्रोसीजर है वो 164(2) और 3 के अनुसार ही रिकॉर्ड की जाएगी। पहले क्या रिकॉर्ड की जाएगी? जो कन्फेशन करने वाले व्यक्ति को समझना है कि वो कन्फेशन करने के लिए वो क्या है, बाध्य नहीं है। दूसरी ये कहता है यदि वो कन्फेशन करेगा तो उसके अगेंस्ट में जो है एविडेंसेस मिलेंगे, उसे इस्तेमाल किया जाएगा। तीसरी कंडीशन कहता है कन्फेशन तब तक रिकॉर्ड नहीं की जाएगी जब तक इस बात का एहसास न हो जाए कि वो स्वेच्छा से की जा रही। यानी जब तक जो है कन्फेशन को रिकॉर्ड नहीं की जाएगी, जब तक इस बात का उसे फील न हो जाए कि ये जो है वो अपने आप को स्वेच्छा से दे रहा है। फोर्थ बात कहते हैं कि यदि व्यक्ति जो है कन्फेशन करने से इनकार कर देता है, वो व्यक्ति है और कन्फेशन करने से इनकार कर देता है तो पुलिस अधिकारी की कस्टडी में एथराइज नहीं की जाएगी। पांचवा बात कहता है कि कन्फेशन करने वाले व्यक्ति का जो है हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर लिया जाएगा। छठी बात कहता है मजिस्ट्रेट कन्फेशन अभिलिखित करने के बाद जो है मेमोरेंडम तैयार करेगा। और सातवीं बात कहता है कि मेमोरेंडम में इस बात का जो है उल्लेख करेगा कि कन्फेशन जो है स्वेच्छा से की गई है। आठवीं बात कहेगा जो मेमोरेंडम में मजिस्ट्रेट के सिग्नेचर होंगे। और नौवीं बात कहता है कि कन्फेशन लिखने वाले मजिस्ट्रेट के मामले में विचार या ट्रायल की जुरिडिक्शन नहीं है तो भी वो कन्फेशन उस मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा जिसे मामले का विचार करने की अधिकारता प्राप्त है। यानी वो मजिस्ट्रेट जो कन्फेशन कर रहा है उसे ये जो है मैटर, जो भी ऐसा कोई मैटर है उससे जो है उसकी जुरिडिक्शन में नहीं है, फिर भी वो कन्फेशन को रिकॉर्ड करके उस जिसके अधिकारता में वो मैटर आता उस मैटर को क्या है वो सुपुर्द कर देगा। ये कन्फेशन से संबंधित है दोस्तों, यह है फैक्ट। अब इसमें क्या है, निम्नलिखित में से मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज कराई गई संस्कृति के संबंध में क्या सही है? एक पुलिस अधिकारी को उपस्थिति में रहना चाहिए ताकि अभियुक्त भाग ना पाए, ये गलत है। ठीक है। ए। बी कहता है मजिस्ट्रेट को ये चेतावनी देनी चाहिए कि अभियुक्त को संस्कृति करना अनिवार्य नहीं है। मजिस्ट्रेट को ये चेतावनी देना चाहिए कि अभियुक्त को संस्कृति करना अनिवार्य नहीं है, ये सही है। संस्कृति के पूर्व कुछ समय के लिए पुलिस अभिरक्षा में छोड़ दिया जाना चाहिए। उपरोक्त में से सभी तो उत्तर है बी। ठीक दोस्तों, यानी मजिस्ट्रेट को ये चेतावनी देना चाहिए कि आप कन्फेशन करने के लिए क्या है, बाध्य नहीं है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। एक स्वैच्छिक संस्कृति साक्ष्य के रूप में तब ग्रहण होती है जब इसे क्या है, ए किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष किया गया हो, बी सक्षम अधिकारता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष किया गया हो, किसी ग्राम सरपंच के समक्ष प्रार्थना के साथ उसे पुलिस से बचा लिया जाए, डी जहां इसे कोई तथ्य न प्राप्त हो तथा पुलिस अधिकारी के समक्ष किया गया हो, यानी बी जो है सक्षम अधिकारता रखने वाले किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष किया गया हो। ये उत्तर सही है। यदि मजिस्ट्रेट किसी अभियुक्त की संस्कृति दर्ज करने के पूर्व शपथ दिलवाता तो संस्कृति का कथन क्या होगा?
ए, विधि की दृष्टि में वैध तथा ग्राह्य साक्ष्य होंगे। विधि की दृष्टि में अवैध तथा अग्राह्य साक्ष्य होंगे। विधि की दृष्टि में वैध किंतु मात्र पुष्ट पर ग्रह होंगे। विधि की दृष्टि में अवैध किंतु अन्य साक्ष्यों पुष्ट पर ग्रह बन जाएंगे। तो उसका उत्तर है बी, विधि की दृष्टि में अवैध तथा अग्राह्य साक्ष्य होंगे। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अंतर्गत एक असंस्कृत का कारक कथन क्या है? ए, एक सारभूत साक्ष्य का भाग है। बी, एक सारभूत साक्ष्य का भाग नहीं है। सी, उसका सारभूत होना या न होना परिस्थितियों पर निर्भर करता है। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर ए है, बी, एक सारभूत साक्ष्य का भाग नहीं होता है। दंड प्रक्रिया संहिता 164 के अंतर्गत कोई साक्ष्य कथन का उपयोग करेगा केवल खंडन हेतु किया जा सकता है, केवल पुष्ट हेतु किया जा सकता है, पुष्ट तथा खंडन दोनों हेतु किया जा सकता है, ना तो पुष्ट ना ही खंडन हेतु किया जा सकता है। इसका जो उत्तर है गा, पुष्ट तथा खंडन दोनों के लिए किया जा सकता है। क्वेश्चन है 58। किसी मजिस्ट्रेट वैध के कथन को अन्वेषण के दौरान भी मजिस्ट्रेट पर शपथ दिलाकर दर्ज किया जा सकता है। ये प्रवर्तन दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा में दिया गया है, किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? तो 164 के सबसेक्शन 5 में स्टेटमेंट की बात करता है। तो 164 के जो है 5 में ये बताया गया है स्टेटमेंट, ठीक है, कि कहाँ कथन किया जाएगा स्टेटमेंट, ठीक है। दंड प्रक्रिया संहिता 161 तथा 164 के बीच क्या अंतर है? तो उत्तर है ए, दोनों ही समान है। धारा 167 के अंतर्गत कथन मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया जाता है, जबकि 164 कथन पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाता है। ये विपरीत है। 168 पुलिस द्वारा दर्ज किया जाता है, 164 जो है नए मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है। 168 के अंतर्गत कथन पुलिस द्वारा दर्ज किया जाता है, जबकि 164 कथन मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया जाता है। ये सही है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 164 ए के अंतर्गत बलात्संग की पीड़ित को अपराध घटित होने के संबंध में सूचना प्राप्त होने के समय से 24 घंटे के अंदर पंजीकृत चिकित्सक के पास भेजना चाहिए। उत्तर सी सही है। यानी बलात्संग से हम चर्चा करेंगे, बलात्संग में क्या क्या आता है। तो बलात्संग जो है ये जो 164 ए या 2005 में जो है सब्स्टिट्यूटेड किया गया, और इसमें कहा गया कि जो क्या नाम है 24 घंटे के अंदर जो है मेडिकल जो रजिस्ट्रेड चिकित्सा द्वारा जो है और वो जो है रजिस्टर्ड होना जरूरी है। उसमें क्या करेगा? पहली बात ये है कि और जो है रजिस्टर्ड चिकित्सा व्यवसायी जिसके पास ऐसी स्त्री भेजी जाती है बिना किसी विलम्ब से, उसके शरीर को जो है एग्जामिनेशन करेगा, एक परीक्षा यानी एक एग्जामिनेशन रिपोर्ट तैयार करेगा, और उसमें जो है निम्नलिखित ब्यौरे दिए जाएंगे, जिसमें ये होंगे स्त्री का और उस व्यक्ति का जो से लाया नाम और पता, स्त्री की आयु। दूसरी बात करता है DNA प्रोफाइल करने के लिए स्त्री की शरीर से ली गई सामग्री का वर्णन। फोर्थ कहता है स्त्री के शरीर पर क्षति या तो कोई चिन्ह है। पाँचवीं बात का स्त्री की साधारण मासिक दशा। छठवीं बात करता है उचित ब्यौरा सहित अन्य तात्विक विशिष्टियाँ। और तीसरी बात ये कहता है रिपोर्ट संक्षेप में कारण में जो है अभिलिखित किए जाएंगे, जिनसे प्रत्येक निष्कर्ष निकाला जा सके। रिपोर्ट में निर्दिष्ट रूप से यह लिखित किया जाएगा कि क्या ऐसी परीक्षा के लिए एक स्त्री सहमति या उसकी ओर से ऐसी सहमति देने के लिए सक्षम व्यक्ति की सहमति प्राप्त कर ली गई है। पांचवी बात करेंगे परीक्षा प्रारंभ और समाप्त का सही समय भी रिपोर्ट में अंकित किए जाएंगे। छठवीं बात करते हैं रजिस्ट्री के चिकित्सा व्यवसाय बिना विलंब के रिपोर्ट अन्वेषण अधिकारी को भेजेगा और 173 में निर्दिष्ट मजिस्ट्रेट को उस उपधारा 5 खंड ए में निर्दिष्ट दस्तावेज के रूप में भेजेगा। इस धारा में किसी बात के होते हुए अर्थ नहीं लगाएगा कि उस स्त्री की सहमति बिना या उसकी ओर से इसे सहमति देने के लिए सक्षम किसी व्यक्ति सहमति के बिना किसी परीक्षा को विद्यमान ठहराया गया है। ठीक है। बलात्संग के अपराध के अन्वेषण के दौरान कथित पीड़ित चिकित्सा परीक्षा किया जा सकता है केवल मजिस्ट्रेट के आदेश पर। ए, बी, संबंधित अन्वेषण अधिकारी उचित समझे की प्रार्थना पर आवश्यकता तौर पर। सी, अन्वेषण अधिकारी द्वारा पुलिस अधीक्षक की अनुमति प्राप्त के उपरांत ऐसी महिला पीड़ित अथवा उसकी ओर से सहमति दोनों सक्षम देने के लिए। तो उत्तर डी है।
ऐसी महिला पीड़ित और उसकी ओर से ऐसी सहमति देने में सक्षम किसी व्यक्ति की सहमति के साथ। क्वेश्चन है 62, किसी अन्वेषण के दौरान बिना वारंट तलाशी किसके द्वारा ली जा सकती है? ए, किसी पुलिस अधिकारी द्वारा, बी, अन्वेषण अधिकारी द्वारा, सी, उपरोक्त में ए और बी। ये जो सेक्शन 165 है, पुलिस अधिकारी को वारंट के बिना अन्वेषण के दौरान तलाशी लेने के लिए एथराइज करती है। ये सेक्शन 165। और इस धारा के मुताबिक जब कभी पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी या अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी के पास ये विश्वास करने का उचित आधार है कि अन्वेषण के उद्देश्य के लिए उसके थानों के सीमाओं के अंदर, उसके थाना के जुरिडिक्शन के अंदर कोई ऐसी वस्तु या कोई ऐसी चीज़ पाई जाती है तो वो अपने विनिश्चय में रिकॉर्ड करेगा और रिकॉर्ड करने के पश्चात अपने थाने सीमाओं के अंदर किसी भी स्थान की ऐसी चीज़ और वस्तु की तलाशी ले सकता है या तलाशी लेने का क्या है, आदेश दे सकता है। ये धारा 100 के जो धारा 100 है तलाशी अधिनियम में, वो दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 100 के साधारण उपबंधों के जहाँ तक उसके अधीन ही समझी जाएगी, ये बताता है। अब तीसरा सवाल देखते हैं, जब भारत से बाहर कोई तलाशी ली जानी हो तो दंड प्रक्रिया संहिता धारा 166 ए के अंतर्गत एक आपराधिक न्यायालय क्या क्या कर सकता है? तो तलाशी वारंट, अधिग्रहण पत्र या अनुरोध पत्र दाखिल कर सकता है 166 में। 64 कहता है, अन्वेषण अधिकारी किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी 24 घंटे के अंदर निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष अभियुक्त के साथ साथ मामले से संबंधित डायरी प्रविष्ट की एक प्रतिलिपि प्रस्तुत करेगा। यदि अन्वेषण क्या है, अन्वेषण 24 घंटे में पूरा हो गया हो, 24 घंटे पूरा ना हुआ हो, आवश्यकता नहीं है तो बी है 24 घंटे पूरा नहीं हुआ हो। ये सेक्शन 167 की बात करता है, यानी 167 में जो है जब अन्वेषण 24 घंटे पूरे नहीं होती तब की आगे की प्रक्रिया की बात करता है। अब ये बात कहता है कि 24 प्रक्रिया की बात करता है तो थाने का जो इंचार्ज ऑफिसर होता है और ऐसे अरेस्ट किए गए व्यक्ति संबंधित जो है वो प्रतिलिपि के साथ निकटतम मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा और ऐसे मजिस्ट्रेट चाहे उस मामले में ट्रायल की जुरिडिक्शन हो या ना हो, अक्यूज को ऐसे परीक्षा में जिससे मजिस्ट्रेट ठीक समझे इतनी अवधि के लिए जो कुल मिलाकर 15 दिन से अधिक की जो है पुलिस का परीक्षा में निरुद्ध नहीं कर सकता है। इससे जो है 15 दिन जो है हिरासत कहते हैं। जब पुलिस अपरीक्षा के नाम से जानी जाती है, इसे क्या कहा जाता है कि पुलिस कस्टडी के नाम से जानी जाती है। पुलिस की कस्टडी 15 दिन से अधिक जो है नहीं हो सकती है, एक बार 15 दिन को भी हो सकती है और पहले 15 दिन की परीक्षा पुलिस परीक्षा, न्यायिक परीक्षा तथा न्यायिक परीक्षा पुलिस परीक्षा में परिवर्तित हो जाता। पहले क्या है, पुलिस परीक्षा और न्यायिक परीक्षा में क्या है, चेंज हो जाता था। कुल मिलाकर जो है 90 दिन से अधिक जहां मृत्युदंड या आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक दंडनीय अपराध का दोषी हो, 60 दिन से अधिक अपराध के लिए दोषी हो, जो है 60 दिन 90 दिन का जो टर्म ऑफ का जो बताया जाता है, अगर इसके दौरान जो चार्जशीट नहीं फाइल की जाती है, अन्वेषण के दौरान चार्जशीट नहीं फाइल की जाती है तो वहाँ कंस्टिट्यूट ऑफ राइट बेल पैदा हो जाती है, यानी बेल का राइट्स वहाँ पैदा होता है, संवैधानिक अधिकार पैदा हो जाता है। ये बात करता है। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत मजिस्ट्रेट द्वारा किसी अभियुक्त को अधिकतम कितने दिनों की पुलिस परीक्षा में रखे जाने का आदेश दिया जा सकता है? तो उत्तर है डी 15 दिन। ठीक है। आरोपी को पुलिस के परीक्षा में रोके रखने अधिकृत किए जाने हेतु तो अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होना आवश्यक है, व्यक्तिगत रूप से किसी अधिवक्ता के माध्यम से या उसके द्वारा हस्ताक्षर, उसको जो है व्यक्तिगत रूप से। ओके। अब धारा 167 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट कहाँ निरुद्ध रखने का आदेश दे सकता है? तो मजिस्ट्रेट न्यायिक परीक्षा में रोकने का आदेश दे सकता है। तो भी ठीक। किसी भी अपरीक्षा में जिसे उचित समझे, जब किसी विचारणा का संबंध भारतीय दंड संहिता की धारा 376 से हो तथा संभव से विचारणा कितने दिनों के अंदर पूरा करना चाहिए? तो उत्तर 2 माह के अंदर पूरा करना चाहिए। ट्रायल जो है 2 माह के अंदर जो है विचारणा पूरा करना चाहिए। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 के अंतर्गत अपरीक्षा की प्रकृति को न्यायिक अपरीक्षा से पुलिस अपरीक्षा में और विलंबता परिवर्तित किया जा सकता। ऐसे परिवर्तन किया जाता है कितने दिनों के लिए? बी है पहले 15 दिनों के लिए,
एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट किसी अभियुक्त को अधिकतम कितनी अवधि हेतु अभिरक्षा रखे जाने के अधिकृत कर सकता है? तो उत्तर है सी, अधिकतम 7 दिनों के लिए होता है। उसके बाद में 71, क्या पहले से ही न्यायिक अभिरक्षा में पुलिस की अभिरक्षा में भेजे जा चुके किसी व्यक्ति को पुलिस अभिरक्षा संभव है? उत्तर है हाँ, संभव है। अभियुक्त को जमानत का अजय अधिकार यानी कंस्टिट्यूट राइट हासिल होता है यदि अन्वेषण पूरा न होने पर कितने 90 और 60 दिन के अंदर। अन्वेषण पूर्ण न होने पर अर्थात अभियोजन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 के अनुसार 90 अथवा 60 दिन की निर्धारित अवधि के अंदर आरोप पत्र न प्रस्तुत किए जाने पर अभियुक्त को बिना शासक से उन्मुक्त करना होता है। अभियुक्त को जमानत पर रिहा करना होता है। यदि वो जमानत प्रस्तुत करने के तैयार हो तो प्रस्तुत करे। जमानत पर रिहा किए जाने व्यक्ति का यह अधिकार है किसी भी परिस्थिति में आरोप प्रस्तुत करने के द्वारा वो पराजित किया जाए। इनमें से कोई नहीं। उत्तर बी है, अभियुक्त को जमानत पर रिहा करना होता है। यदि वो जमानत प्रस्तुत करने के तैयार हो तो प्रस्तुत करे। अभी कथन है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 1973 की धारा 167(2) के अंतर्गत प्रदान की गई जमानत वो अनुशंग होते हैं जैसे कि इस संहिता की धारा 33 के अंतर्गत प्रदान की गई जमानत के हैं। कथन दंड प्रक्रिया संहिता के 1973 की धारा 167(2) के अंतर्गत प्रदान की गई जमानत को संहिता की धारा 437(5) के अंतर्गत रद्द नहीं किया जा सकता है। कथन ए सही है, कथन बी सही है, कथन दोनों कथन सही है। उत्तर कथन ए सही है, यानी कथन ए सही है कि दंड प्रक्रिया संहिता 167(2) के अंतर्गत प्रदान की गई जमानत वो अनुशंग होते हैं जैसे कि धारा 33 के अध्याय 33 में बताया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता के 167(2) के प्रयोजनार्थ 60-90 दिन अवधि की किसी को किस तिथि गिना जाएगा? गिरफ्तारी से, मजिस्ट्रेट का समझ प्रस्तुत से, पुलिस रिमांड पे कि आरोप पत्र प्रस्तुत करने पर। तो इससे जो है गिरफ्तारी जो है मजिस्ट्रेट की समझ प्रस्तुत करने से ही दिन काउंट होंगे। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 के अंतर्गत एक मजिस्ट्रेट अन्वेषण के दौरान कौन से मामले जो निम्नलिखित रूप दंडनीय हो कुल मिलाकर 90 दिन से अभिरक्षा में अधिकृत नहीं कर सकता है? तो उपरोक्त में सभी। मृत्युदंड, आजीवन कारावास, 10 वर्ष से अधिक सजा। और देखते हैं 77, हत्या के अपराध हेतु अन्वेषण के दौरान यानी हत्या के अपराध हेतु अन्वेषण के दौरान निरुद्ध किए जाने का अधिकतम अवधि क्या है जिसका आरोप पत्र प्रस्तुत? हत्या के अपराध हेतु अन्वेषण के दौरान निरुद्ध किए जाने की अधिकतम अवधि क्या है जिसके बाद आरोप पत्र प्रस्तुत न किए जाने पर आरोपी को जमानत पर उन्मुक्त होने का अधिकार प्राप्त है? उत्तर है 90 दिन। जब अन्वेषण 90 दिन निर्धारित अवधि में पूर्ण न हुआ हो तब अभियुक्त को अभिरक्षा में हो तो उसे अवधि तक की समाप्ति पर यदि वो जमानत देने का तैयार हो तो उसे अधिकार क्या है? दी है संबंध मजिस्ट्रेट द्वारा जमानत पर रिहा किए जाने का। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 167 के प्रयोजनार्थ सर्वाधिक अनिवार्य आवश्यक ये है कि गिरफ्तार व्यक्ति को क्या कर सकता है? ए है, डी है, पहली बार शारीरिक तौर पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए तथा बाद में मजिस्ट्रेट निर्देशानुसार किसी इलेक्ट्रॉनिक वीडियो संपर्क के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा कौन सी धारा केस डायरी से संबंधित है? तो धारा 172 है। कौन सा धारा है? धारा 172 है। 172 का अवलोकन करेंगे, क्या कहता है? 172 का जब हम अवलोकन करेंगे तो ये केस डायरी से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये केस डायरी से संबंधित जो अन्वेषण में कार्यवाही की डायरी है। प्रत्येक पुलिस अधिकारी इस चैप्टर के अधीन अन्वेषण कर रहा हो, अन्वेषण में की गई कार्यवाही दिन प्रतिदिन डायरी में क्या है रिकॉर्ड करेगा। डायरी में जो क्या क्या रिकॉर्ड करेगा, वो समय जब इत्तला मिली हो, वो समय जब अन्वेषण प्रारंभ किया गया है, वो समय जब अन्वेषण समाप्त किया गया है, वो स्थान जहां अन्वेषण के प्रयोजन में गया है, अन्वेषण के दौरान जो है अनिश्चित परिस्थितियों का विवरण है, ये सारी चीज़ जो है अन्वेषण में डायरी में लिखी जाएगी। कोई दंड न्यायालय ऐसे न्यायालय जांच या विचार के मामले में पुलिस डायरी को मांग सकता है। न्यायालय जो है जांच या विचार के दौरान जो है पुलिस डायरी को मांग सकता हो और ऐसी डायरी
के मामले साक्ष्य रूप में न तो प्रस्तुत की जाएगी न जांच विचार में अपनी सहायता के लिए उपयोग में ले सकता है। ये और अभियुक्त द्वारा डायरी की उपयोगिता, तो अभियुक्त इस डायरी को जो है किसी मामले में अभियुक्त निम्नलिखित परिस्थितियों में किस डायरी की सहायता ले सकता है। जब पुलिस अधिकारी ने अपनी स्मृति ताज़ा करने के लिए डायरी का अवलोकन करेगा, यदि न्यायालय पुलिस अधिकारी की बातों को खंडन के प्रयोजन से डायरी का उपयोग में लाया जाएगा। एक केस था हबीब मोहम्मद बनाम हैदराबाद राज्य AR 1954 सुप्रीम कोर्ट के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया गया कि जांच या विचारण के अंतर्गत मामले से संबंधित डायरी का उपयोग किसी आपराधिक न्यायालय द्वारा केवल जांच या विचारण में इसकी सहायता के लिए किया जा सकता है। ठीक है, ये बताता है 172। अन्वेषण अधिकारी द्वारा केस डायरी रखा जाना क्या है, ये अनिवार्य है, मैंडेटरी है। दंड प्रक्रिया संहिता 172 के अनुसार आवश्यक है कि अन्वेषक के द्वारा 167 के अंतर्गत दर्ज किए गए साक्ष्यों का कथन प्रविष्ट किया जाना चाहिए। किसमें किया जाएगा? केस डायरी में। अन्वेषण पूर्ण होने पर पुलिस थाने का प्रभारी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173(2) के अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट किसे प्रेषित करेगी? तो सत्र न्यायालय, मुख्य न्याय मजिस्ट्रेट, किसी न्याय मजिस्ट्रेट को। तो उत्तर है किसी अपराध का संज्ञान लेने में सक्षम मजिस्ट्रेट, जो अपराध का संज्ञान लेने में सक्षम मजिस्ट्रेट, उसको प्रेषित किया जाएगा। अब 173 के जो है अन्वेषण सब समाप्त होने जाने पर पुलिस अधिकारी रिपोर्ट करेगा 173 के अधीन। ठीक है, 173 में बताएंगे डायरी। दंड प्रक्रिया संहिता 173 के अंतर्गत आरोपपत्र किसके उदाहरण होता है? तो ए है लोक दस्तावेज को उदाहरण होता है। अन्वेषण पूर्ण होने पर पुलिस को मजिस्ट्रेट के समक्ष अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है मजिस्ट्रेट के। तो किसमें होती है? तो उत्तर डी है। उपरोक्त बी और सी दोनों में पुलिस द्वारा प्राप्त किसी भी निष्कर्ष के बाद नहीं होता है तथा आगे अन्वेषण के आदेश जारी कर सकता है। अभियुक्त के विरुद्ध एक प्रक्रिया का आदेश जारी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 86 है, दंड प्रक्रिया संहिता की निम्न में से कौन सी धारा प्रावधान करती है किसी बालिका के बलात्कार के संबंध में अन्वेषण को पुलिस थाने प्रभारी द्वारा सूचना दर्ज किए जाने की तिथि से 2 महीने के अंदर पूरा किया जाना चाहिए? तो 173 का सबसेक्शन 1A में कहा गया है, 173 का सबसेक्शन 1 में कहा गया है कि बालिका के साथ बलात्कार के संबंध में अन्वेषण उस तारीख से जिसको पुलिस थाने के भाषाधिक अधिकारी द्वारा इत्तला लिखित की गई है, तो 3 महीने के अंदर वो भीतर पूरा करे, अन्वेषण पूरा करे, ये कहा जाता है। ठीक है, सतासी कहा जाता है 173 एक आदेशित करता है कि किसी बालिका के साथ बलात्कार के अपराध में अन्वेषण को सूचना की तिथि कितने होने चाहिए? तो उत्तर है 60 दिन के अंदर पूरा कर लेनी चाहिए। कितने दिन? 60 दिन के अंदर पूरा कर लेनी चाहिए। दंड प्रक्रिया संहिता 173(8) का संबंध में से किससे है? तो उत्तर बी है, आगे के अन्वेषण से। किससे है? आगे के अन्वेषण से संबंधित है। 108 है, 173 का 8 है। 173 के 8 में ये कहा गया है कि ये मतलब जो है फर्दर इन्वेस्टिगेशन की बात करता है। ठीक, किसी मामले में अतिरिक्त चालान को क्या कहा जाता है? तो उत्तर है डी, अतिरिक्त अन्वेषण पर प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर स्वीकृत है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 निम्नलिखित में से कौन सी धारा दंड विधि संशोधन अधिनियम 2018 में संशोधित किया गया है? तो उत्तर है 173। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की कौन सी धारा लागू होती है जब पुलिस थाने प्रभारी किसी व्यक्ति को द्वारा आत्महत्या की सूचना प्राप्त करती है? तो धारा 174 लगती है। तो 174 क्या कहते हैं, इसे हम देखेंगे। तो 174 जो है किससे संबंधित है? आत्महत्या की रिपोर्ट से संबंधित है कि कोई बॉडी सस्पेक्टेड पाई जाती है तो उससे जांच से संबंधित है। 174 जो है कार्यपालक मजिस्ट्रेट से जांच करेगा। ठीक है, किसी व्यक्ति द्वारा आत्महत्या किए जाने की सूचना प्राप्त होने पर थाने प्रभारी किसे तुरंत सूचित करेगा? तो बी है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट को। एक मृत समीक्षा रिपोर्ट किसका उल्लेख आवश्यक है? तो उत्तर है बी, मृत का प्रकट कारण। उसके दंड प्रक्रिया संहिता 174 के अंतर्गत मृत समीक्षा रिपोर्ट का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो उत्तर ये है कि मृत्यु के कारणों को जानना होता है कि किस कारण से मृत्यु हुई है। दंड प्रक्रिया संहिता के धारा के अंतर्गत मजिस्ट्रेट की मृत्यु के कारण जांच करने का अधिकार है? तो धारा 176 के अधीन जांच करने का अधिकार है।
ठीक है। 96 मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत पुलिस अभिरक्षा में रहने के दौरान यदि कोई व्यक्ति मर जाता है अथवा गुमशुदा हो जाता है, किसी महिला के का बलात्कार हो जाता है, तो पुलिस द्वारा जांच अथवा अन्वेषण के अलावा एक जांच किसके द्वारा की जाती है, तो बी है अपराध का स्थानीय अधिकारिता रखने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा। दंड प्रक्रिया संहिता के संशोधन 2005, दंड प्रक्रिया संशोधन 2005 सुधार 176 निम्नलिखित में कौन सी धारा प्रविष्ट की गई है, तो संहिता की धारा 176(1)(a) 176(5). निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, कौन सम्मिलित हैं, तो संज्ञेय अपराध की सूचना 154 सम्मिलित है। साक्षी में उपस्थित होने का आदेश देने के पुलिस अधिकारी के साथ 161 सही है। पुलिस द्वारा तलाशी 165 में 166 में गलत है। पर्याप्त साक्ष्य होने पर न्यायालय मजिस्ट्रेट के पास भेजे जाना 171। तो इसमें कौन सम्मिलित है, तो संज्ञेय अपराध की सूचना 154 सही है। साक्षी को उपस्थित होने का आदेश देने के पुलिस अधिकारी का अधिकार, तो 161 में जो है दूसरी प्रोसीजन है पुलिस की जो पुलिस द्वारा तलाशी धारा 165 में 100 में भी बताया गया है। पर्याप्त साक्ष्य होने पर मामले में मजिस्ट्रेट के पास रिपोर्ट भेजना, तो 171 ये गलत है। और उसके बाद में ये बात करते हैं जांच और विचारण में दंड न्यायालय की अधिकारिता 177 से लेकर 179 तक जो है हम कल बताएंगे। थैंक यू दोस्तों।